नमस्कार दोस्तों, हमारा देश कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी की सेकंड वेव से जूझ ही रहा है। इसी बीच दोस्तों एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। दरअसल दोस्तों इस ब्लैक फंगस को एसोसिएट किया जा रहा है कोविड-19 से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई इस ब्लैक फंगस का कोविड-19 से कोई लेना देना है। तो ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस, इसका असल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और ये फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस से, जिसको हम फफूंद या कवक भी बोल देते हैं। देखिए फंगस तो वैसे जनरली रूटीन में बहुत सारी जगह पर मिलती है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1,44,000 यानी 1,44,000 से ज़्यादा दोस्तों इसकी अलग अलग टाइप की फंगस मिलती है। ये दोस्तों मिट्टी में मिलती है, जंगल में मिलती है, पानी में, उसके अलावा सड़ती हुई चीज़ों जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकेइंग फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उन सब में दोस्तों ये फंगस मिलती है। अब देखिए फंगस अच्छी भी होती है और बुरी भी। जैसे कुछ फंगस जैसे कि मशरूम जिसको हम खाते हैं वो हमारी फूड चेन का हिस्सा है, बट कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और उससे हमारे कुछ छोटी बीमारियां जैसे कि रिंगवॉर्म और हल्की स्किन डिसीज हो जाती हैं। इन्हीं तरह की फंगस में से एक फंगस है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसकी वजह से दोस्तों होता क्या है, हमारे शरीर में एक ज़्यादा खतरनाक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको बोला जाता है म्यूकोरमाइकोसिस। वैसे तो म्यूकोरमाइकोसिस दोस्तों कई टाइप का होता है, जो आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, आपके साइनस और ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है, आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है। उसके अलावा ये कुछ यंग बच्चों में भी हो जाता है, कई बार ये आपके ब्लड को भी इन्फेक्ट कर देता है। पर आज के समय में दोस्तों ये जो बीमारी ब्लैक फंगस है, इसका जो म्यूकोरमाइकोसिस वाला वेरिएंट है सर दोस्तों वो है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली दोस्तों ये इंक्रीज हो रहा है भारत के कई सारे स्टेट में, और तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे स्टेट ने दोस्तों इसे एक नोटिफाइड डिसीज भी घोषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस बीमारी का कोई लेना देना है कोविड-19 से, क्योंकि आज के दिनों में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। देखिए दोस्तों अगर आप CDC की यानी सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो उनके अनुसार ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा अटैक करती है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम दोस्तों कमज़ोर हो सकता है एड्स की वजह से, ये कमज़ोर हो सकता है कोविड-19 की वजह से, या जैसा देखा जा रहा है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा प्रोन है इसमें। उसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन लोग हैं जिनके शरीर में मिनरल्स की और प्रोटीन वगैरह की कमी है, उनको ज़्यादा अटैक कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी आदमी की बॉडी पे बर्न्स हैं, जलने के निशान है, तो वहाँ भी दोस्तों इसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए बात करते हैं कि अटैक कैसे कर रही है। दरअसल होता क्या है, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो अब आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो नेचुरल चीज़ें हैं जो कि लड़ती हैं बीमारियों से, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन के जो मोल्ड है या फिर पार्टिकल हैं जो कि रूटीन में एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ये हमारे नाक के जरिए अंदर घुस जाते हैं। नाक के अंदर जाके दोस्तों ये क्या करते हैं, इनको जो भी टिश्यू मिलता है ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उस टिश्यू को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ हार्मफुल जूस ही छोड़ते हैं। वो जूस क्या करते हैं कि आपके उस टिश्यू को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। अब इंक्रीज होते होते कई बार दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन आंख तक पहुंच जाता है। तो अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो पहली सिम्टम है वो है नेसल ब्लॉकेज, यानी आपकी नाक बंद हो जाएगी और नाक से खून भी आ सकता है। इसकी सेकंड प्रोमिनेंट सिम्टम है दोस्तों सिर दर्द होना यानी हेडेक होना। उसके बाद अगर ये धीरे धीरे आपकी आंख के आसपास पहुंच जाए तो आपकी आंख में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे के कुछ पार्ट पे दोस्तों ब्लैक कलर के निशान आने शुरू हो जाएंगे और वहीं से दोस्तों इसको नाम मिला है ब्लैक फंगस का। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी अगर ये आपके दिमाग तक यानी आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन तक अगर दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन पहुंच जाए तो इसको कंट्रोल करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है और 90% तक दोस्तों मोर्टेलिटी रेट भी है इस चीज़ में अगर ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल रहता है। फिर दोस्तों बात करते हैं क्या कि सिर्फ कोविड-19 से ही इसका लेना देना है, यानी जो शख्स कोविड-19 का पेशेंट है क्या सिर्फ वही इस बीमारी से दोस्तों ग्रसित होगा। देखिए डॉक्टर पांडे जो कि इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक रिसर्च की और जिसको डॉक्टर जयराजन ने शेयर भी किया, जिसमें ये पाया गया कि सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट को ही ये नहीं हो रहा, ये कुछ और दूसरे पेशेंट को भी हो रहा है जिन्होंने स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ किया है या जो डायबिटिक है। अब आप उनकी रिपोर्ट में ये चीज़ साफ साफ पे देख पाएंगे कि कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने ना तो स्टेरॉइड लिया है और ना डायबिटिक है, यानी और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज़ के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं।
तो यहाँ से दोस्तों जो दूसरे दो बड़े फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, पहला है स्टेरॉइड्स का एक्सेसिव यूज़, यानी हम जो स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दोस्तों ले रहे हैं कोविड-19 पेशेंट के लिए या रूटीन में भी, वो हमारी बॉडी पे दोस्तों इन्वर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके अलावा जो दोस्तों दूसरा बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो है ह्यूमिडिफायर, जो कि वेंटिलेटर्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर में पानी यूज़ किया जाता है और अगर वो पानी साफ ना हो तो उससे भी जो है दोस्तों वो इन्फेक्शन पर पहुंच सकता है। साथ के साथ दोस्तों क्योंकि हमें एकदम से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई, तो कुछ ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे जो साफ नहीं थे और वो रूटीन में यूज में आ गए, तो उससे भी कुछ हॉस्पिटल्स में दोस्तों डॉक्टर्स ने कहा है कि शायद यहाँ से भी ये जो इन्फेक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है। तो फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम इसे ट्रीट कैसे करें, यानी अगर एक बार किसी पेशेंट को बीमारी हो जाती है तो वो इसे ट्रीट कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्नोस करना। अगर आप प्रॉपर डायग्नोस कर पाते हैं कि ये बीमारी कितनी फैली हुई है तो इसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन से सबसे पहले हमें इसे डायग्नोस करना पड़ेगा कि कितने लेवल तक फैली हुई है और कहाँ तक फैली हुई है, ताकि उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया जा सके। देखिए ट्रीटमेंट का दोस्तों जो पहला स्टेप रहता है और जो मैक्सिमम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जो टिश्यू इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि इंसान के अपर जो और आंख तक को रिव्यू करना पड़ जाता है क्योंकि वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और ब्रेन को बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। उसके अलावा दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के लिए जो सबसे कारगर दवाई साबित हो रही है वो है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। दोस्तों ये इंजेक्शन जो है ये फंगल इन्फेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है और सबसे इफेक्टिव इसको माना जाता है। बट दी वायर के अनुसार अगर आप देखेंगे कि इस समय इंडिया में दोस्तों इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी हमारे देश में इसकी जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो उतनी नहीं है जितनी इसकी डिमांड थी। इसी वजह से कुछ बड़े इंस्टीट्यूट जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर दी है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों हमें यह भी याद रखना है कि ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट के डायबिटीज़ को और उसके जो स्टेरॉइड्स उनको दिए जा रहे हैं हमें उनको थोड़ा कंट्रोल में रखना है ताकि इस बीमारी का इफेक्ट थोड़ा और ज़्यादा ना फैले। कहा जाता है दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें इस बीमारी को प्रिवेंट करना है ताकि ये ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल ही ना पाए। देखिए प्रिवेंशन का दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है वो है गुड हाइजीन और सेफ एनवायरनमेंट। देखिए सेफ एनवायरनमेंट में और गुड हाइजीन में हम कंसीडर करेंगे कि जहाँ पर भी हमारा पेशेंट जो कि या तो पहले पेशेंट था या अभी पेशेंट है उसके आसपास सफाई का ध्यान रखें ताकि उन्हें किसी तरह की गंदगी का सामना ना करना पड़े। दूसरा दोस्तों अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर के इक्विपमेंट और ह्यूमिडिफायर दोस्तों उनके अंदर जो पानी यूज हो रहा है उसको अच्छे से क्लीन किया जाना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर यूज हो। जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट है दोस्तों उसको सोइल से और दूसरी गंदगी वाली जगह से थोड़ा दूर रहना चाहिए कि मिट्टी वगैरह से वो ज़्यादा ना कांटेक्ट में आ पाए। उसके अलावा दोस्तों स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक का जो अननेसेसरी यूज हो रहा है उसको भी दोस्तों हमें कंट्रोल करना चाहिए। यहीं पे दोस्तों जो फैक्टर एक और आ रहा है वो आ रहा है कि हमें एक अच्छी डाइट लेनी है और थोड़ी हल्की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो रूटीन में अच्छा बना रहे। उसके अलावा मास्क जो है दोस्तों जो हम यूज़ करते हैं उसको भी हमें कंटिन्यूसली या तो रिप्लेस करना चाहिए या अगर हम कपड़े वाला मास्क यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको धोकर दोबारा यूज़ करना चाहिए ताकि वहाँ से भी हमारे सिस्टम के अंदर दोस्तों ये इन्फेक्शन ना पहुँचे। हम दोस्तों ब्लैक फंगस से जूझ ही रहे थे, इसी बीच दो नई और बीमारी आ गई जिसमें से पहली बीमारी थी दोस्तों व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस का दोस्तों असल नाम है एस्पिरोगिलोसिस और ये कैंडिडा फंगस से होने वाली एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है जिससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा खतरनाक जो है दोस्तों वो एक दूसरा फंगस है जिसका नाम है येलो फंगस। येलो फंगस दोस्तों अभी नई बीमारी है, गाजियाबाद में दोस्तों इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ है और अभी इंडिया में और ज़्यादा जगह पर इसके केस नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस जो है वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि येलो फंगस जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, वो उनमें पस पैदा कर देता है जिसकी वजह से बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ के लायक नहीं रहते और धीरे धीरे जो है बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों हमें फंगल इन्फेक्शन चाहे वो ब्लैक हो, येलो हो या वाइट हो उससे बच के रहना है। हमें प्रिवेंशन जरूर करनी है ताकि हम अपने परिवार को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को इस इन्फेक्शन से बचा पाए। हमारे वीडियोस को दोस्तों यूं ही शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।